वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं मिस्टर सैमसन ब्रास को। वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था मिस सैली ब्रास, वो भी वहीं पे थी। उन दोनों के बीच में बातें हो रही थी। मिस सैली ब्रास मिस्टर सैमसन ब्रास से पूछ रही थी कि आखिरकार तुमने काम करने के लिए क्लर्क क्यों रखा है, जबकि मैं तुम्हारी काम करने में मदद कर ही देती हूँ। मिस्टर सैमसन ब्रास ने उससे कहा क्योंकि मिस्टर डैनियल क्विल्प ऐसा चाहते हैं कि मैं रिचर्ड स्विवलर को अपने यहाँ क्लर्क के रूप में काम दूँ। और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि हमारे पास जितने काम आते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा डैनियल क्विल्प ही देता है। तो अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो हमारा सारा का सारा काम चला जाएगा और हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मिस सैली अब बोल ही क्या सकती थी, इसलिए वो चुप हो गई और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे के ऊपर कोई खटखटाता है और वो कोई और नहीं डैनियल क्विल्प था और उसके साथ रिचर्ड स्विवलर भी आया था। डैनियल क्विल्प रिचर्ड स्विवलर से कहता है कि आज से तुम यही काम करोगे इन दोनों के लिए। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर सैमसन ब्रास और मिस सैली रिचर्ड स्विवलर को एक डॉक्यूमेंट को कॉपी करने का काम देते हैं। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को कहीं बाहर जाना था, इसीलिए वो दोनों रिचर्ड स्विवलर से कह देते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, अगर कोई भी ऑफिस में आए तो तुम उससे कह देना बाद में आने के लिए। जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं, रिचर्ड स्विवलर अपना काम करना बंद करके आराम से चेयर के ऊपर बैठ जाता है और आराम करने लगता है। लेकिन तभी दरवाजे के ऊपर कोई खटखटाता है। उसका कोई भी जवाब देने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन खटखटाने की आवाज़ बार बार आती जा रही थी, इसीलिए वो हॉल में गया। हॉल में जाते ही उसने देखा कि वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की ने कहा कि सर, क्या आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल सकते हैं? एक आदमी आया है ऊपर वाले रूम में रेंट लेने के लिए। रिचर्ड स्विवलर ने कहा, पर मुझे उस रूम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम खुद ही क्यों नहीं दिखा देती? उस लड़की ने कहा, सर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मिस सैली ब्रास ने मुझे मना किया है ऐसा करने से। मैं यहाँ खाना बनाती हूँ और कपड़े धोती हूँ। ऊपर वाले रूम का किराया हर एक सप्ताह का 18 शीलिंग्स हैं। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चली गई। दरअसल बात ये थी कि मिस्टर सैमसन ब्रास और मिस सैली ब्रास का जो ऑफिस था उसके ऊपर एक रूम खाली था, लेकिन वो उस रूम को ऐसे ही किसी इंसान को रेंट पे देना चाहते थे जो अविवाहित हो। किसी सिंगल जेंटलमैन को ही वो उस रूम को रेंट देना चाहते थे। रिचर्ड स्विवलर दरवाज़ा खोलता है। उसके सामने एक बड़े ही अच्छे से सूट बूट पहना इंसान रहता है। वो इंसान रिचर्ड स्विवलर से कहता है, तो आपके यहाँ एक रूम खाली है जो कि आप किसी सिंगल जेंटलमैन को ही देंगे, तो बताइए उसका दाम कितना है? रिचर्ड स्विवलर कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है क्यों ना थोड़ा पैसे बढ़ाकर बोला जाए, इसीलिए वो कहता है उसका दाम है 1 पाउंड हर हफ्ते का और आपको 2 हफ्ते के पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे। उस आदमी ने रिचर्ड स्विवलर से कहा, ठीक है, मुझे वो रूम चाहिए, लेकिन मैं यहाँ 2 हफ्ते से ज़्यादा रुकने वाला हूँ और ये रहे कुछ पैसे, मैं पहले ही से एडवांस में दे रहा हूँ। हाँ, और एक और बात, मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं हैं, मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी आकर डिस्टर्ब करे। मुझे जब मन होगा मैं आऊँगा, जब मन होगा जाऊँगा, जब मुझे सोना होगा मैं सोऊंगा। रिचर्ड स्विवलर ने इस आदमी से कहा, ठीक है सर, लेकिन आप अपना नाम तो बता दीजिए। उस आदमी ने कहा कि ये कमरा किसी ऐसे इंसान के लिए ही है ना जो सिंगल जेंटलमैन हो, तो मैं ही हूँ सिंगल जेंटलमैन। रिचर्ड स्विवलर ने फिर कहा कि सर, अगर आप अपना नाम नहीं बताएंगे तो कोई अगर आपको ढूंढने आए तो कैसे पता चलेगा? उस आदमी ने कहा कि तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंत में उस आदमी को वहाँ रूम किराए पे मिल ही गया और उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। इसीलिए हम भी अब इस आदमी को बुलाएंगे द सिंगल जेंटलमैन। जैसा कि सिंगल जेंटलमैन ने अपने बारे में बताया था,
उन्हें जब मन करता वो आते थे, जब मन करता जाते थे और कई बार तो सारा दिन सोते रहते थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं और कई हफ्तों तक वो कठपुतली का खेल दिखाने वालों के बीच जाकर उनसे बात करते और कुछ पूछते थे। एक दिन वो दो कठपुतली का खेल दिखाने वालों से मिले और उनका नाम था टॉमी कॉडलिन और मिस्टर हैरिस। सिंगल जेंटलमैन ने उन दोनों से वही सवाल किया जो इससे पहले बाकियों से उन्होंने किया था। उन्होंने उन दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों ने एक छोटी सी लड़की को देखा है जिसका नाम नेल है और उसके साथ उसके दादाजी भी थे? क्या तुमने उन दोनों को देखा है? मिस्टर हैरिस ने कहा, हाँ, हम दोनों ने उन दोनों को देखा है। फिर मिस्टर हैरिस ने कहा, देखा टॉमी, मैंने तुमसे कहा था ना, उन दोनों को ढूंढते हुए कोई ना कोई ज़रूर आएगा। सिंगल जेंटलमैन ने फिर से पूछा, क्या आप दोनों को पता है कि वो दोनों कहाँ हैं अभी? टॉमी कॉडलिन ने कहा कि मेरे एक दोस्त ने उन दोनों को किसी मोम की कलाकृतियाँ बनाने वालों के साथ देखा है। सिंगल जेंटलमैन ने उन दोनों से कहा कि ठीक है, अगर तुम दोनों पता लगा पाओ कि आखिरकार वो दोनों अभी हैं कहाँ, तो मैं तुम दोनों को कुछ पैसे दूंगा। पता लगाओ और मेरे पास आना। वहीं दूसरी ओर किट मिस्टर और मिसेस गार्लैंड के यहाँ बड़े ही मन लगाकर काम कर रहा था। वो बारबरा और विस्कर के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। विस्कर मिस्टर और मिसेस गार्लैंड का घोड़ा था। एक सुबह सिंगल जेंटलमैन किट से मिलने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं सालों पहले यहाँ से चला गया था, लेकिन अब मैं वापस आया हूँ कुछ ढूंढने के लिए, और मुझे लगा था कि वो चीज़ मुझे ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में मिलेगी, लेकिन दुकान तो बंद हो चुका है और वहाँ कोई भी नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि तुम्हें पता होगा, तो क्या तुम्हें पता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति कहाँ है जो उस दुकान में रहता था? किट ने सिंगल जेंटलमैन को पूरी कहानी बता दी कि नेल और उसके दादाजी के साथ क्या हुआ, और उसने ये भी बताया कि उसे नहीं पता कि वो दोनों अभी कहाँ हैं। फिर उसने कहा, लेकिन उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा गया है कि अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मिस्टर सैमसन ब्रास से बात करें, जो कि मिस्टर डैनियल गुल्ब के लॉयर हैं। सिंगल जेंटलमैन ने कहा कि हाँ, मैंने वो साइन बोर्ड देखा था और मैं अभी मिस्टर सैमसन ब्रास के घर पे एक रूम लेके रह रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई है अभी तक। सिंगल जेंटलमैन ने किट से कहा कि ठीक है, फ़िलहाल के लिए तो मैं जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ हमारे बीच जो बात हुई है इस बारे में तुम किसी से मत कहना। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और किट भी उनके पीछे पीछे आता है सड़क के ऊपर उन्हें बाय कहने के लिए। लेकिन तभी वहाँ से रिचर्ड स्विवलर जा रहा था और उसने किट को सिंगल जेंटलमैन के साथ देख लिया। सिंगल जेंटलमैन जब वहाँ से चले गए तो रिचर्ड स्विवलर किट के पास आया और उससे पूछने लगा कि वो आदमी कौन था और तुम्हारे पास क्यों आया था। किट ने उससे कुछ भी नहीं बताया और उससे इतना कहा कि वो तो उस आदमी का नाम भी नहीं जानता, उस आदमी ने तो अपना नाम भी नहीं बताया है। ठीक उसी दिन सिंगल जेंटलमैन ने किट को एक लेटर भेजा जिसमें ये लिखा हुआ था कि सिंगल जेंटलमैन ये चाहते हैं कि किट उनकी मदद करे नेल और उसके दादाजी को ढूंढने में, और उसके लिए वो किट को कुछ पैसे भी देंगे। किट के जो मालिक थे मिस्टर गार्लैंड, उन्होंने कहा कि किट जा सकता है, उन्हें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। किट को लेने के लिए एक घोड़ा गाड़ी आई थी। किट उस पर बैठकर और सीधा सिंगल जेंटलमैन के रूम पे पहुंचा। सिंगल जेंटलमैन ने किट को बताया कि उन्हें पता चला है कि नेल और उसके दादाजी वहाँ से 6 घंटे की दूरी पे एक कस्बा है वहीं है, और उन्हें किट की मदद चाहिए क्योंकि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है जो कि नेल के दादाजी हैं, वो शायद सिंगल जेंटलमैन को नहीं पहचान पाए क्योंकि काफ़ी समय हो गया है उन्हें देखे हुए, और नेल तो उन्हें पहचानती ही नहीं है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि किट उनके साथ चले। किट ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, लेकिन नेल ने मुझे बताया था कि उसके दादाजी मुझे देखना भी नहीं चाहते। तो फिर सिंगल जेंटलमैन ने पूछा, तो और कौन हो सकता है जिसके ऊपर वो दोनों भरोसा करें? किट ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद उसने कहा कि मेरी माँ, वो दोनों मेरी माँ के ऊपर ज़रूर भरोसा करेंगे, और मेरी माँ नेल की बहुत ही ज़्यादा परवाह करती है और वो ज़रूर मानेगी।
फिर क्या था, किट अपने घर पे जाता है और अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। उसकी माँ तुरंत ही मान जाती है। इसके बाद किट अपने एक पड़ोसी से कहता है कि उसके दोनों भाइयों का ध्यान रखे जब तक कि उसकी माँ वापस ना आ जाती है। इसके बाद किट अपनी माँ की थोड़ी मदद करता है कुछ सामान बांधने में। उसके बाद उसकी माँ और सिंगल जेंटलमैन घोड़ा गाड़ी पे बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। उस वक्त किट की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी खुश था कि नेल वापस आने वाली है। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। वहीं दूसरी ओर नेल अपने दादाजी के जुआ खेलने की आदत से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो जो भी पैसे कमाती थी वो सभी उसके दादाजी उससे लेकर जुए में उड़ा देते थे। और नेल को ये बात इसलिए पता थी क्योंकि वो हर रात अपने दादाजी का पीछा करती थी कि वो आखिरकार जाते कहाँ हैं, और वो देखती थी कि वो जाते थे और सारे पैसे जुए में हार जाते थे। फिर लेकिन दूसरे दिन फिर आते थे, उससे पैसे ले लेते थे नेल से और फिर जुआ में उड़ा देते थे। एक बार ऐसे ही वो अपने दादाजी का पीछा करते करते वहाँ तक गई तो उसने सुना कि पहले तो उसके दादाजी सारे पैसे हार गए। फिर जिसके साथ वो खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, उस आदमी ने उसके दादाजी से कहा कि और खेलो ना। तो उसके दादाजी ने कहा कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तो उस आदमी ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, और पैसे नहीं हैं? तुम उस औरत के यहाँ काम करते हो ना, मिसेस जार्ले के यहाँ, उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। मैंने सुना है कि वो अपने पैसे अपने तकिए के नीचे एक बक्से के अंदर रखती है, तो तुम वहाँ जाकर पैसे निकाल लेना। दादाजी ने तो पहले कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो मान गए कि हाँ, मैं आज ना मिसेस जार्ले के सारे पैसे चुरा लूँगा। नेल ने ये सब कुछ सुन लिया। वो ऐसा तो बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती थी। इसीलिए जब रात हुई, उसके दादाजी सो रहे थे, तो उसने अपने दादाजी को नींद से जगाया और उनसे कहा कि चलिए दादाजी, हमें यहाँ से जल्दी चलना पड़ेगा। फिर से उन दोनों का चलने का सफ़र शुरू हो गया और इस बार नेल काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। उसकी तबीयत एकदम ख़राब होने लगी और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। उसके पास खाने के लिए भी कुछ बचा नहीं था। अब कोई इंसान कितना ज़्यादा सह सकता है। नेल जो कि एक बच्ची थी, उसकी भी सीमा पार हो रही थी। अब उसे लग रहा था कि अब वो एक कदम और नहीं चल सकती है। इसीलिए उसने देखा कि उसके सामने कोई इंसान था जो जा रहा था। उसने सोचा कि अगर वो उससे मदद मांगेगी तो शायद वो उसे और उसके दादाजी को कुछ खाने के लिए दे देंगे। उसने उस इंसान को आवाज़ लगाई। जैसे ही वो इंसान नेल की तरफ मुड़ा, वैसे ही नेल ज़मीन के ऊपर गिर गई, बेहोश हो गई। और वो इंसान जिसे नेल ने आवाज़ लगाई थी वो कोई और नहीं, मिस्टर मार्टन थे, स्कूल टीचर, जिसे नेल और उसके दादाजी एक गांव में मिले थे। मिस्टर मार्टन ने बिना किसी देरी के नेल को उठाया और वहाँ एक पब्लिक हाउस थी, वहाँ वो उसे ले गए। वहाँ जाते ही वहाँ की जो ओनर थी वो आई और नेल के लिए दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लेकर आई। इसके बाद नेल कई घंटों तक सोती रही। दूसरे दिन जब वो उठी तो मिस्टर मार्टन ने नेल से कहा कि तुम्हें एक दिन और आराम कर लेना चाहिए। मिस्टर मार्टन ने उन सभी के रहने के लिए पैसे भी दिए थे। इसीलिए नेल ने उन्हें धन्यवाद कहा और ये भी कहा कि अगर आप नहीं आते, आपसे मैं नहीं मिलती, तो शायद आज मैं मर गई होती। तो इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे यहाँ रुकने के लिए पैसे दिए हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर मार्टन ने कहा कि ऐसी बातें मत करो और पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे एक नई जगह पे नौकरी मिली है और वहाँ की सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मिस्टर मार्टन ने फिर कहा कि मैं अभी उसी नए गांव में जा रहा हूँ जहाँ मुझे नई नौकरी मिली है। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम और तुम्हारे दादाजी वहाँ मेरे साथ चल सकते हो। क्या पता तुम्हें वहाँ कोई नई नौकरी मिल जाए। नेल ने कहा ठीक है, हम कल ही वहाँ चलेंगे। दूसरी ओर सिंगल जेंटलमैन और किट की मम्मी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें लगा था कि नेल और उसके दादाजी मिलेंगे। वहाँ पहुँचते ही वो एक हॉल में जाते हैं जहाँ पे एक प्रदर्शनी लगने वाली थी। वहाँ पे
सिंगल जेंटलमैन को मिसेस जार्ले से पता चलता है कि नेल और उसके दादाजी उनके साथ नहीं हैं। वो कहीं अचानक गायब हो चुके हैं और मिसेस जार्ले ने सब कुछ बताया कि नेल और उसके दादाजी कैसे उन्हें मिले। उन्होंने ये भी बताया कि उनके गायब होने के बाद उन्होंने कोशिश की कि उन्हें ढूंढें, लेकिन उन्हें वो नहीं मिले। सिंगल जेंटलमैन ये सुन के बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें आराम करने के लिए तो रुकना पड़ता ही, क्योंकि उनके साथ किट की मम्मी भी थी। तो इसीलिए वो एक पब्लिक हाउस में गए और वो दोनों अपने अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी किट की मम्मी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो एकदम हैरान हो गई। उन्होंने डैनियल क्विल्प को वहाँ देखा। उनके मुंह से चीख निकल गई। सिंगल जेंटलमैन डैनियल क्विल्प की तरफ मुड़ते हैं और उससे कहते हैं, मिस्टर क्विल्प, हम पहले भी मिल चुके हैं, शायद आपको याद होगा। जिस दिन मैं लंदन वापस आया था उस दिन मैं ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप गया था। वहाँ जाते ही मैंने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है और ना ही वहाँ कोई है। वहाँ पड़ोस में ही एक आदमी था जिसने मुझे सलाह दी कि मुझे आपसे मिलना चाहिए, और मुझे ये भी पता चला कि आपने दुकान हड़प ली है और उसके अंदर जो भी था वो सब आपने ले लिया है, और उस बूढ़े आदमी को आपकी वजह से उस दुकान को, उस घर को छोड़ के जाना पड़ा। आपने उन्हें मजबूर किया भिखारी बनने पे। डैनियल क्विल्प ने कहा कि वो दुकान लीगली मेरा है और मैंने उस बूढ़े आदमी को मजबूर नहीं किया था वहाँ से जाने के लिए। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गया। वो रात को अचानक गायब हो गया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सिंगल जेंटलमैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हारे पास आया था तब तो तुमने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की थी, कुछ भी नहीं बताया मुझे, तो अब बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? डैनियल क्विल्प ने कहा, मैं आपका पीछा कर रहा हूँ? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद सिंगल जेंटलमैन ने कुछ भी नहीं कहा। तो डैनियल क्विल्प अपने रूम में चला गया और वहाँ बैठकर वो कुछ सोचने लगा। जो भी घटनाएं कुछ दिनों से हो रही थी उसके बारे में वो सोचने लगा। दरअसल बात ये थी कि कुछ दिनों पहले डैनियल क्विल्प अपने लॉयर सैमसन ब्रास के ऑफिस में गया था और रिचर्ड स्विवलर तो उन्हीं के यहाँ काम करता था। तो रिचर्ड स्विवलर ने डैनियल क्विल्प को बता दिया कि उसने सिंगल जेंटलमैन को किट के साथ देखा है। क्विल्प को अच्छे से समझ में आ गया कि सिंगल जेंटलमैन नेल और उसके दादाजी को ढूंढना चाहते थे, लेकिन वो जानना चाहता था कि आखिरकार क्यों ढूंढना है नेल और उसके दादाजी को। डैनियल क्विल्प ने सोचा कि किट की माँ को इस बारे में ज़रूर पता होगा, इसीलिए उसने सोचा कि वो किट की माँ के पास जाएगा और उन्हें डराएगा, धमकाएगा और वो सब कुछ बता देंगी। लेकिन जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि किट की माँ तो सिंगल जेंटलमैन के साथ कहीं जा रही थी। तो सिंगल जेंटलमैन और किट की माँ जिस घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठकर जाने वाले थे उसके ड्राइवर से क्विल्प ने पूछ लिया कि वो आखिर कहाँ जा रहा है, और उस ड्राइवर ने क्विल्प को बता दिया। तो क्विल्प उनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँचा था। डैनियल क्विल्प दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। उसने मन ही मन सोचा, तो अब किट और उसकी माँ उस सिंगल जेंटलमैन की मदद करेंगे नेल और उसके दादाजी को ढूंढने में, और जब वो मिल जाएंगे तो सिंगल जेंटलमैन उन दोनों को ढेर सारे इनाम देंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे उसे मार देना चाहिए। अगर किट बीच में नहीं आता तो सिंगल जेंटलमैन मुझे पैसे देता नेल और उसके दादाजी को ढूंढने के लिए। इसीलिए दूसरे दिन होते ही क्विल्प वहाँ से चला जाता है और सीधा मिस्टर सैमसन ब्रास के ऑफिस में जाता है। डैनियल क्विल्प मिस्टर सैमसन ब्रास और मिस सैली ब्रास के पास बैठकर किट की बहुत सारी बुराइयां करने लगता है कि उसी लड़के की वजह से
मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। वो मेरे रास्ते में आ गया, मैं उससे नफरत करता हूँ। मिस्टर सैमसन ब्रास तो किट को ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन वो करते क्या, वो हाँ में हाँ मिला रहे थे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद क्विल्प मिस्टर सैमसन ब्रास से कहता है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तो तुम रास्ता निकालो उस लड़के किट से निपटने के लिए। मैं उससे नफरत करता हूँ, समझ गए ना तुम? मिस्टर सैमसन ब्रास और मिस सैली ब्रास ने क्विल्प से कहा, हाँ ठीक है, हम उसका कुछ ना कुछ करते हैं। दूसरी ओर मिस्टर मार्टिन, नेल और उसके दादाजी उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पे मिस्टर मार्टिन को नई नौकरी मिली थी। वहां पहुंचते ही मिस्टर मार्टिन नेल और उसके दादाजी को थोड़ी देर रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो अपने नए घर की चाबियां लेने के लिए गए थे। जब वो चाबियां लेकर वापस आते हैं तो वो नेल और उसके दादाजी से कहते हैं कि आप दोनों वो घर देख रहे हो वहाँ पे, आज से वो घर आप दोनों का है और आप जितने साल चाहो वहाँ रह सकते हो। नेल ने कहा, क्या हमारा घर? मिस्टर मार्टिन ने कहा, हाँ, और उस घर के बगल में एक और जो घर है वहाँ मैं रहूँगा। मिस्टर मार्टिन ने पूरी बात नेल को बताई। उन्होंने बताया कि उस गांव में जो चर्च है वहाँ उसकी देखभाल करने वाली जो औरत थी जिसके पास चर्च की चाबियाँ होती थी, वही उस घर में रहती थी। लेकिन कुछ दिनों पहले उस औरत की मृत्यु हो गई, तो इसीलिए नए इंसान को ढूंढा जा रहा था उस काम के लिए। मिस्टर मार्टिन ने बताया कि उन्होंने वहाँ के पादरी से बात की है और वो नेल को वो काम देंगे और उस काम के लिए कुछ पैसे भी देंगे। ज़्यादा पैसे नहीं हैं लेकिन काफ़ी है। नेल खुशी के मारे रोने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मिस्टर मार्टिन को धन्यवाद भी कहा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फिर से ठीक हो रहा है। नेल ने कुछ दिन तक घर की साफ सफाई की और उसे रहने लायक बनाया। वहाँ आसपास के लोग भी काफ़ी अच्छे थे। वो उन सभी से मिलने के लिए आते थे, मदद भी करते थे और कई बार तो खाना भी देकर जाते थे। कुछ दिनों के बाद नेल को चर्च की चाबियाँ भी मिल गई और वो चर्च के आसपास घूमने लगी। उसे वहाँ के आसपास के नज़ारे देखकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन फिर उसने वहाँ पे कब्रिस्तान देखा और वहाँ पे बहुत सारे कब्र थे। उन कब्र को देखकर वो उदास हो गई, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे कब्र थे जो छोटे बच्चों के थे। वो वहाँ बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ से मिस्टर मार्टिन जा रहे थे। उन्होंने नेल से पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? उसने बताया कि इन छोटे बच्चों के कब्र देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो इतनी कम उम्र में मर गए और उन्हें कोई भी याद नहीं करता है। मिस्टर मार्टिन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन कब्र के ऊपर कोई भी फूल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने इन बच्चों को, इन सभी को भुला दिया है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चे, ये लोग उन लोगों के दिल के अंदर ज़िंदा है जो उन्हें जानते थे। ये सभी अपने जानने वालों के दिल के अंदर ज़िंदा है, इसीलिए तुम रो मत। नेल को ये सब सुनकर थोड़ा अच्छा लगा और उसने रोना बंद कर दिया। लेकिन दूसरे ही दिन नेल उस कब्रिस्तान में गई और वहाँ जाकर उसने जितने भी कब्र थे उसकी साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी। नेल ने उन कब्रों के ऊपर फूल भी लगाए और उसके दादाजी ने भी नेल की काफ़ी ज़्यादा मदद की। दोपहर के समय मिस्टर मार्टिन वहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि नेल वहाँ पे काम कर रही थी। उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, वो देख रहे थे। लेकिन तभी उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि नेल ने सिर्फ़ और सिर्फ छोटे बच्चों के कब्र की साफ़ सफाई की थी। नेल के दादाजी ने भी ये सब देखा। उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो नेल के पास गए और उससे कहा कि मेरी बच्ची, तुम हर गुज़रते हुए दिन के साथ और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही हो और जल्द ही तुम एक
बेहद ही समझदार नारी बनोगी। दरअसल बात ये थी कि मिस्टर मार्टिन ने और नेल के दादाजी ने जब नेल को देखा कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के कपड़ों के ऊपर ही साफ़ सफाई की है, फूल डाले हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये लगा कि नेल शायद ऐसा सोचती है कि उसकी भी मौत बचपन में ही हो जाएगी, वो भी उन बच्चों की तरह छोटी उम्र में ही मर जाएगी और उसे कोई भी याद नहीं करेगा। इसीलिए उसके दादाजी उसके पास गए और उससे कहा कि तुम हर गुज़रते हुए दिन के साथ मजबूत होती जा रही हो और तुम जल्द ही बड़ी हो जाओगी। ऐसे ही कई हफ्ते गुज़र गए और वो नया गांव अब एक घर की तरह लग रहा था। लेकिन नेल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और बीमार थी। वो अक्सर चुपचाप बैठी रहती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। मिस्टर मार्टिन को और उसके दादाजी को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी नेल की।